नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की उस कहानी को जहां का भूगोल और राजनीति दोनों ही हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इस राज्य का लगातार बदलता हुआ परिदृश्य यहां के एक बहुत ही ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव से जुड़ा हुआ है। आज के इस विश्लेषण में हम जिन प्रमुख विषयों पर बात करेंगे वो हैं राज्य का भौतिक परिदृश्य, यहाँ की नदियाँ और प्राकृतिक संपदा, 2026 का वो बड़ा राजनीतिक बदलाव, इस जनादेश के पीछे के असली कारण और आखिर में यहाँ का बदलता हुआ मतदाता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, भौतिक परिदृश्य। इस राज्य के स्केल को समझने के लिए जरा इन नंबरों पर गौर करें। करीब 88,000 वर्ग किलोमीटर का ये विशाल इलाका 5 अलग अलग राजनीतिक डिवीजनों में बटा है: बर्धवान, मेदिनीपुर, जलपाईगुड़ी, मालदा और प्रेसिडेंसी। इतने बड़े और डाइवर्स एरिया को संभालना और वहाँ का प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। और अगर हम इसके भौगोलिक उतार चढ़ाव की बात करें तो ये किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। 3,636 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद संदकफू चोटी से शुरू होकर यह सफर तराई और डुआर्स के जंगलों से गुजरता है, फिर राढ़ क्षेत्र के पठारों को पार करते हुए एकदम समुद्र तल पर गंगा के डेल्टा तक पहुंचता है। ढलान का ये सफर प्रकृति की एक बहुत ही शानदार रचना है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, नदियां और प्राकृतिक संपदा। देखिए, इस राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को यहाँ के प्राकृतिक संसाधन ड्राइव करते हैं, खासकर कोयला, जो राज्य के कुल निकाले गए खनिजों का लगभग 99% है। साथ ही भागीरथी, हुगली और दामोदर जैसी ताकतवर नदियां भी हैं। दामोदर को कभी बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि ये जीवन देने के साथ साथ भयंकर बाढ़ भी लाती है। और हाँ, गर्मियों में अचानक आने वाले तेज तूफानों को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें काल बैसाखी कहा जाता है, जो पलक झपकते ही सब कुछ बदल कर रख देते हैं। और जब हम बदलाव की बात कर ही रहे हैं तो सुंदरबन के इस एक्टिव डेल्टा को समझना बहुत दिलचस्प है। ये कोई रुकी हुई या स्थिर जगह नहीं है। ये एक लगातार चल रही इकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो सचमुच हर दिन नदियों के मुहाने पर नई जमीन और नए द्वीपों का निर्माण कर रही है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह यहाँ का भूगोल लगातार अपना आकार बदल रहा है, उसी तरह इस राज्य ने 2026 में अपनी राजनीतिक दिशा को अचानक कैसे बदल लिया? उस राजनीतिक काल बैसाखी ने राज्य के शासन को कैसे पलट दिया? यहीं से हम प्रवेश करते हैं भाग 3 में, 2026 का राजनीतिक बदलाव। 2026 का चुनाव असल में दो बिल्कुल विपरीत ताकतों का भारी टकराव था। एक तरफ 15 साल की सत्ता से पैदा हुई मनोवैज्ञानिक थकान और प्रशासनिक सुस्ती थी, लोग बदलाव चाह रहे थे। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया और मजबूत संगठनात्मक ढांचा, जिसने पन्ना प्रमुखों के जरिए बूथ लेवल तक ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट किया कि हर वोटर तक सीधी पहुंच बन गई। इस पूरे इलेक्शन में दो अलग अलग नैरेटिव साफ देखने को मिले। एक तरफ राजनीतिक हिंसा और डराने धमकाने के आरोपों से बना एक भय का नैरेटिव था, और इसके ठीक विपरीत सुरक्षा बलों की तैनाती और निष्पक्ष वोटिंग के वादे ने लोगों के बीच एक भरोसे का नैरेटिव तैयार किया, जिसने मतदाताओं को निडर होकर वोट डालने का कॉन्फिडेंस दिया। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, जनादेश के प्रेरक तत्व। आखिर ये बदलाव हुआ क्यों? देखिए, इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव कभी रातों रात नहीं होता। स्रोतों पर नजर डालें तो ये विश्वसनीयता के धीरे धीरे कम होने का नतीजा था। शुरुआत भ्रष्टाचार और कटमनी के आरोपों से हुई, फिर शिक्षक भर्ती घोटालों ने असंतोष की आग में घी डाला। इसके बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस दुखद घटना ने तो पूरे राज्य में भारी जनाक्रोश पैदा कर दिया। इन सब चीजों ने मिलकर केंद्रीकृत नेतृत्व के खिलाफ एक गहरा डिस्कनेक्ट और अविश्वास पैदा किया। इसके अलावा हर जनसांख्यिकीय समूह की अपनी अलग वजह थी। युवाओं को सिर्फ रोजगार और इंडस्ट्री चाहिए थी। बॉर्डर के पास रहने वाले समुदायों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। वहीं जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से लौटकर आए थे, वे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर अपने राज्य में भी वैसे ही विकास की उम्मीद कर रहे थे। और यही हमें हमारे 5वें और आखिरी भाग की ओर ले जाता है, राज्य का बदलता हुआ मतदाता। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे पहचान की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर की कल्याणकारी योजनाओं ने
पुराने मजबूत वोट बैंकों को शिफ्ट कर दिया। मतुआ समुदाय और SC/ST वर्गों का एक नया झुकाव दिखा। और तो और राज्य की अपनी लखी भंडार जैसी योजनाओं के बावजूद उज्ज्वला और PM आवास जैसी केंद्रीय योजनाओं ने महिला मतदाताओं की प्राथमिकताओं में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बदलाव ला दिया। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक बात में छिपा है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, बल्कि एक नई राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक था, जहां मतदाता अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है, उसकी अपेक्षाएं ज्यादा हैं और सबसे अहम बात, वो एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक उस एक्टिव डेल्टा की तरह जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, यहाँ का लोकतंत्र भी लगातार इवॉल्व हो रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नया आकार ले रहा है। तो एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। अब जब पश्चिम बंगाल इस नए दौर में कदम रख चुका है, तो ये जागरूक और निर्णायक मतदाता इसके इतिहास के अगले पन्ने पर क्या लिखेंगे? प्रकृति और राजनीति का ये लगातार बदलता हुआ परिदृश्य आने वाले समय में यकीनन बहुत कुछ नया दिखाने वाला है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।